दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं, जिला परिषदें, जनपद पंचायतें या अंचल पंचायतें। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला परिषदें। तो याद रखिएगा, पंचायत समिति जिला परिषद के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो उत्तर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ किया गया और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सरकार ने वर्ष 1993 में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। 1990, 91, 92 या 93। तो सही उत्तर 1993 ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां या 64वां संविधान संशोधन बिल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई थी। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। उसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, अनुच्छेद 243 जी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना या स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन है नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतें। दोस्तों, स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, जबकि आर्थिक मामले, कार्मिकों और विधि निर्माण के संदर्भ में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है। अशोक मेहता समिति, VKRV राव समिति, संथानम समिति या BR मेहता समिति। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए
कि V.K.R. राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से आप जान लीजिए V.K.R. राव समिति किसी भी तरह से संबद्ध नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो आप जानते हैं ये संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति दी गई है और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 243 त से 243 य छ तक 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 5 वर्ष। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहां नगर निगम के सभासदों के साथ मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होने का प्रावधान है, वहां पर मेयर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपको बताना है। तो ये है भाग 9A। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान का भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जून 1993 से ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेड 243 ZD। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो सही उत्तर संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 त घ के अनुसार किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो सही उत्तर 1/3, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 न 3 के तहत नगर पालिका के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगर पालिका परिषद। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नगर प्रशासन का जो छोटा शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करने वाला है ये जो है ये कौन सा हो जाएगा? नगर पालिका परिषद है। अगर आप देख सकते हैं तो नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, और नगर पालिका परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। महापौर या मेयर या नगर प्रमुख नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है और मेयर का प्रमुख कार्य नगर निगम के विधायी और वैचारिक वैचारिक स्कंध ये परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है और नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी। देखिए, आप जान लीजिए दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तैयार करती है और मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन और सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो सही उत्तर राष्ट्रीय प्रसार सेवा। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थानीय कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 21। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ या हिंदी में 243 य के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किए जाएंगे, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? आपको बताना है। तो 1 फरवरी 1994 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है धारा 89। अगला प्रश्न है भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो सही उत्तर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वो काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र या समकक्ष प्राधिकार? तो सही उत्तर प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन ए। दोस्तों, राज्य विधानमंडल को ये शक्ति है कि वो स्थानीय सरकार या पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए जरूरी हों। इस तरह से स्थानीय सरकार राज्य सरकार के संबंध में प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं कौन? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वैयक्तिक राज्य, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण जो है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए ग्राम सभा से अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। दोस्तों, आप जान लीजिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में
पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। पी के थुंगन समिति 1988, अशोक मेहता 1977, बी आर मेहता 1957 और एल एम सिंघवी 1986। तो यहाँ पर सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। विकल्प देखते हैं, 4, 3, 1 और 2। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि, तो सही उत्तर है कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नगर परिषद में चुने जाने के लिए कॉलेज का विद्यार्थी तभी योग्य होगा जब उसका नाम उस नगर की मतदाता सूची में शामिल हो। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। तो यहाँ 4 विकल्पों के आधार पर कूटों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों का शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। तो सही उत्तर ये सभी चारों आपके सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये आपका सही नहीं है। केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो सही है असम, मेघालय और तमिलनाडु में। दोस्तों, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के विभिन्न जिलों में लागू हैं। असम, मेघालय और तमिलनाडु में ये प्रवर्तन में नहीं हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए कि 3 जो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर, कूटों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, सही है। और अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर 1 और 2, देखिए केवल 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप देखिए, सरपंच, उपसरपंच, सरपंच या उपसरपंच या उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वो करता है। तो आप ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में सम्मेलन या बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए उसके द्वारा की जाती है। और पेशा नियमों के अनुसार ये सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की नहीं।
तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकी संबंधों की अभिशासन संरचना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण। इनमें कोटों के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। तो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी 1 और 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर कथन है आपका, आप देख सकते हैं, कथन है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। बिल्कुल सही है। कारण है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, सही नहीं है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो केवल कथन 2 सही है। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है राजस्थान में, ये जुलाई 1994 में किया गया था, न कि दिसंबर 1994 में। लेकिन कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। देखिए, प्रश्न है दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन से कथन राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, बिल्कुल सही है। और राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये दोनों कथन सही हैं। राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, सही नहीं है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, ये भी सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में केवल 2 कथन सही हैं। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, तो ये जो है गलत है। और कारण है संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, तो ये आपका सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर भी इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो सही उत्तर अनुच्छेद 243 के।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो राज्य इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन अनुच्छेद 243 के तहत जो है करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पंचायत समितियों के नाम और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम। तो यहाँ पर आप देखिए, जनपद पंचायत ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद जो है ये या तालुका परिषद या तालुका पंचायत गुजरात में, आंचलिक परिषद पश्चिमी बंगाल में। तो यहाँ पर 3 4 देखिए 3 4 2 और 1, तो विकल्प देखते हैं 3 4 2 और 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। यूपी में प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्ति द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूची में शामिल हैं, सही नहीं है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही, तो केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि दोस्तों उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि धारा 19 के अनुसार राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रहेंगे, परंतु इनके चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, यहाँ पर कथन है, तो बिल्कुल सही है। और कारण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई और राज्यों में पंचायतों तथा शहरी निकायों को चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, आपको बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग ये भी है, जिला पंचायत ये भी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं है। तो 1 2 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 छ के तहत और जिला पंचायत अनुच्छेद 243 ख के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा नहीं, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा, सही है। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, इसके प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा, जो कि उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचक भी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ नगर और कस्बा तथा स्थानीय निकाय जो है इनका मिलान करना है।
लखनऊ छावनी परिषद सही है, कानपुर नगर निगम सही है, गाज़ियाबाद नगर पालिका परिषद सही नहीं है, काकोरी नगर पंचायत। दोस्तों आप जान लीजिए, गाज़ियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि ये नगर निगम है, याद रखिएगा। गाज़ियाबाद जो है ये नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है, और लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग या राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 4 दिए गए हैं कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसके सृजन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आप देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड की व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में नहीं की गई है। 1, 2, 3 केवल ये आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग का है। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड की व्यवस्था इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।